मोल। दिस इज एन एसआई यूनिट। एक एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। एसआई यूनिट जानते हो ना, सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स बने थे 7 क्वांटिटीज के, हर क्वांटिटी का अपना एक यूनिट था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मेजर करते हैं केमिस्ट्री में, उसका एसआई यूनिट है मोल। अब है मोल क्या? देखो, मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 तरीकों से। जैसे यूनिट, अगर यूनिट को हम ले तो यूनिट हमारे साथ 2 किस्म के यूनिट्स हो सकते हैं। एक होता है बाय नंबर और दूसरा होता है बाय क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के लिहाज से यूनिट होता है, एक नंबर के लिहाज से यूनिट होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं। वैसे ये नंबर भी क्वांटिटी ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको फिर समझ में मोल अच्छी तरह से आ सके। अब बाय नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो डजन, डजन, दर्जन, दर्जन, ये बाय नंबर एक यूनिट है। डजन जब भी हम नाम लेंगे तो आपके दिमाग में सीधा 12 का नंबर आएगा। डजन किसे कहते हैं? 12। संतरों का डजन तो 12 संतरे। ठीक है, बनानास का डजन तो 12 बनानास। अगर मैं वाटरमेलन्स का भी डजन लूं तो 12 वाटरमेलन्स इसमें आएंगे। फिर चाहे चेयर्स का हो, टेबल का हो, फैंस का हो, जिस भी चीज का अगर आप डजन का नाम उसके साथ लेंगे तो आप उसको 12 की तादाद में बता रहे हैं कि उस चीज की तादाद 12, उसको हम कहते हैं डजन। तो डजन बाय नंबर यूनिट हो गया। ठीक है, सीधा दिमाग में डजन के साथ 12 का नंबर आ जाता है। इसी तरह पेयर, जोड़ा, ये 2 को हम कहते हैं। जिस चीज का भी आप पेयर, मतलब उसको पेयर के साथ रिलेट कर रहे हो, पेयर के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी चीज का जोड़ा, किसी चीज का पेयर, तो आपका मतलब है कि उस चीज की 2 की तादाद। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि शूज का जोड़ा, तो इसका मतलब 2 शूज। चेयर्स का जोड़ा अगर मैं कहूं तो मेरा मतलब होगा कि 2 चेयर्स। टेबल का जोड़ा अगर मैं कहूं तो मेरा मतलब यही होगा कि 2 मेज, 2 टेबल्स। ठीक है, तो ये भी बाय नंबर एक यूनिट हो गया। इसी तरह हम ग्रास भी लिख सकते हैं। ग्रास का मतलब है 12 दर्जन। दर्जन में 12 होते हैं, 12 दर्जन, तो टोटल ये बन जाएगा 144। 144 की तादाद को हम कहेंगे ग्रास, 144। अब किसी भी चीज के लिए मैं ग्रास का लफ्ज इस्तेमाल करूं कि फलाना चीज एक ग्रास, तो मेरा मतलब होगा कि फलाना चीज 144 की तादाद में। ठीक है, अब वो जो भी चीज हो, जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो, जितनी भी मोटी हो या जितनी भी पतली हो, लेकिन उसकी तादाद 144 होनी चाहिए। तो ये नंबर्स की तादाद, ये यूनिट हुआ बाय नंबर। ये जो यूनिट्स है ये नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, एक खास किस्म के नंबर्स को लिए जा रहे हैं। इसी तरह से बाय क्वांटिटी अगर मैं कहूं तो मास का यूनिट मैं ले लूं फॉर एग्जांपल। मैंने पहले बता दिया कि वैसे ये भी क्वांटिटीज है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं अलग कर रहा हूं कि ये एक खास नंबर है। मास चाहे इन चीजों का जितना भी हो, डिपेंड नहीं करता। डजन का मतलब 12 ही होगा, पेयर का 2 और ग्लास का 144 मतलब ही होगा। दूसरी तरफ अगर हम ले ले किलोग्राम, ये भी यूनिट है। ठीक है, मास का यूनिट है ना किलोग्राम, 1000 ग्राम, ये बाय क्वांटिटी हम लेंगे। तो अब ये किलोग्राम मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 1 किलो संगतरे, 1 किलोग्राम के संगतरे, तो 1 किलोग्राम के संगतरे शायद 10 संगतरे हो जाए, शायद 8 संगतरे हो जाए, या शायद 14 संगतरे हो जाए। 1 किलोग्राम के अंदर कुछ भी हो सकता है, संगतरों की मास पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि 1 किलो का वाटरमेलन में ले लूं, तो 1 किलो का वाटरमेलन, या एक ही वाटरमेलन 1 किलो का होगा, या शायद एक ही वाटरमेलन के अंदर 2 किलो भी आ जाए, देखा है ना आपने। और दूसरी तरफ ऑरेंजेस या बनानास, वो 1 किलो के अंदर 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं। तो अब ये हम मास को लिए जा रहे हैं किलोग्राम, तो ये हुआ बाय क्वांटिटी, इस तरह का एक यूनिट हो गया। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है चीजों के साइज पर और उसके मास पर। जितना साइज मास ज्यादा हो उतने ही किलोग्राम उसके अंदर आएंगे, जबकि यहां पर ऐसा
आलम नहीं था। ठीक है, अच्छा अब अगर हम मोल की बात करें तो मोल इस दोनों को लेकर चलता है, दोनों की बात करता है। मतलब मोल यूनिट बाय नंबर भी है और मोल यूनिट बाय क्वांटिटी भी है। पहले बाय क्वांटिटी की बहस करते हैं, किस तरह के ये बाय क्वांटिटी यूनिट है। जो डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है वो यही है कि द एटॉमिक masses of atoms and molecular masses of molecules when taken in grams। एटम्स के एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस जब हम ग्राम्स में लें, इसको हम कहेंगे एक मोल। एटम के एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस हम किस में जाहिर करते हैं? एएमयू में। एएमयू हम पढ़ चुके हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट 9th में पढ़ चुके हो आप। के अगर कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 के साथ हम किसी एटम के मास को कंपेयर करें तो उससे जो मास निकल आएगा वही एटॉमिक मास यूनिट होगा, एएमयू। और इसी तरह से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास डिजाइन किया था। ठीक है, कि कौन से एटम का कितना एटॉमिक मास होगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब उसी एटॉमिक मास यूनिट, हर एक एटम का अपना एक एटॉमिक मास यूनिट होगा और हर एक मॉलिक्यूल का भी होगा। तो हर एक एटम का एटॉमिक मास या हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम्स में ले लें उसी एलिमेंट के, इसको हम कहेंगे एक मोल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ले लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ले लूं? हाइड्रोजन ले लूंगा। चलो हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोजन का मास है 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस का 1.008 ग्राम्स ले ले तो ये इसका एक मोल होगा। चलो दूसरा एग्जांपल जिससे हमको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए, वो मैं ले लूंगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, 16 AMU। ये एक एटम का कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपैरिजन से हमने जो लिया है वो मास है 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट्स। अब अगर इसी ऑक्सीजन के हम इस 16 AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करें, देखो सुन लो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का 16 AMU हम उठा कर देखें तो हमको कुछ ना नजर आएगा, ना हम कुछ महसूस कर सकेंगे, इवन हम इसको तराजू पर मैयर भी नहीं कर सकते, ये इतना छोटा है। क्यों? क्योंकि ये 16 AMU सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम है, एक एटम। तो एक एटम को ना तो हम तराजू के साथ मैयर कर सकते हैं, ना अपने आंखों के साथ देख सकते हैं, ना मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है। जबकि इसी एटम का जो ये 16 एटॉमिक मास यूनिट्स है, इसी 16 को लेकर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें, मतलब इस ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स उठाए तो 16 ग्राम पर काफी बड़ी चीज होती है। इसको हम एक आम तराजू के साथ 16 ग्राम्स को हम मैयर कर सकते हैं। यहां पर दुकानदारों के साथ भी जो तराजू होता है उसके साथ हम 16 ग्राम्स को मैयर कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। मतलब ये काफी बड़ा बन जाता है 16 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 16 AMU या 1 AMU जितने भी एटम्स है, हर एक एटम के जितना मास है एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का, उसी एटॉमिक मास यूनिट को लेकर उसी एलिमेंट के उतने ग्राम्स लेने हैं। अगर उसी एलिमेंट के हमने उतने ग्राम्स लिए जितना इस एलिमेंट के एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट है, तो वो ग्राम्स उसके लिए एक मोल क्या बराबर होगा, वो उसके लिए एक मोल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर तीसरा भी लिख लेता हूं, वो हुआ क्लोरीन। चलो अब क्लोरीन का एक एटम जो है वो 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है, सिर्फ एक एटम। एक एटम ना हमको नजर आता है, ना हम इसको तराजू के साथ तुल सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ सिंगल एटम, बहुत ज्यादा छोटा। तो अब क्लोरीन
जो कि एक एलिमेंट है, इसके एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट 35.5 है मास। इसका मतलब अगर हम इसी क्लोरीन एलिमेंट को लेकर इसके 35.5 ग्राम ले लें, जो कि बहुत ही बड़ा बन जाएगा। अब हम मैयर कर सकते हैं एक आम तराजू के साथ, हम फील भी कर सकते हैं अपने हाथों के साथ कि 35 ग्राम है। इसी एलिमेंट के 35 ग्राम ले ले तो ये इसके लिए 1 मोल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक एटम, उसका मास 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल ले ले तो चलो वाटर ले लेता हूं, जो कि सबसे आसान है। H2O मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो ना, इसका एक एटॉमिक मास यूनिट है, 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 बन जाएगा। इसका 16 है, प्लस 16, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU। इससे पहले पढ़ चुके हो ना। अच्छा, तो ये हुआ 18 AMU। अब इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसका मास है 18 AMU। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना तराजू पर मैयर कर सकते हैं। अब इसी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास जो कि 18 AMU के बराबर है, तो इसी वाटर के हम लेंगे 18 ग्राम्स। दुकान पर जाकर 18 ग्राम पानी तराजू के साथ मैयर करना है, कर सकते हैं आसानी के साथ। 18 ग्राम बहुत ही बड़ी तादाद है। ठीक है, तो तराजू के साथ अगर हम 18 ग्राम पानी को मैयर करें और 18 ग्राम पानी को H2O को उठाए, तो ये 18 ग्राम H2O का, पानी का 18 ग्राम, ये 1 मोल पानी के लिए बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ बाय क्वांटिटी, मोल की एक्सप्लेनेशन, मोल की डेफिनेशन। के अगर हम एटम के एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस जो भी है, उतने ही ग्राम्स हम उन एलिमेंट्स के ले लें, तो उतने ग्राम उन एलिमेंट के 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर इत्तेफाक की बात यह बनती है कि अगर आप इस हाइड्रोजन का 1 मोल ले ले जो कि 1.8 ग्राम है, 008, ऑक्सीजन का 1 मोल ले ले जो कि 16 ग्राम है, क्लोरीन का 1 मोल ले ले जो कि 35.5 ग्राम है, वाटर का 1 मोल ले ले जो कि 18 ग्राम है, जिस किसी भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट का 1 मोल ले ले, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के 1 मोल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होगी वो ये होगी 6.023 n to 10 to the power 23। तमाम के अंदर तमाम एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के 1 मोल को लेकर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप देखें तो वो ये 6.023 n to 10 to the power 23 होगी। तो अब ये क्या बन रहा है? ये इस नंबर की यूनिट की तरह बन रहा है कि चाहे जितना भी हो, ऑक्सीजन 16 ग्राम का एक है, 16 AMU का एक एटम है, बड़ा है। हाइड्रोजन 1 AMU का एक एटम है, छोटा है। क्लोरीन उससे भी बड़ा है, 35.5 है। तो चाहे एटम बड़ा मास वाला हो या छोटे मास वाला हो, 1 मोल के अंदर इसके जर्रात 6.023 × 10 to the power 23 ही होंगे। जैसे दर्जन के अंदर चाहे वो संतरे हो, चाहे वाटरमेलन हो, चाहे बनाना हो, 1 दर्जन के अंदर 12 ही होंगे। इसी तरह चाहे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, वाटर हो, हाइड्रोजन हो, जो भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, सारे के अंदर 1 मोल के अंदर 6.023 × 10 to the power 23 इतने ही तादाद में पार्टिकल्स होंगे। तो इतने ही तादाद के पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहेंगे। तो अब आप मोल का डिफिनीशन इसी तरह भी कर सकते हैं कि 6.023 × 10 to the power 23 number of particles of any element, of any atom, of any molecule is known as 1 mole। किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या एलिमेंट के 6.023 × 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कहेंगे 1 मोल। तो ये डिफिनीशन हुआ बाय नंबर। इसी तरह से हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं 2 तरीकों से। ठीक है, अब ये 6.023 × 10 to the power 23 इसको मेजर किया एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एवोगाड्रो। इसलिए इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। NA से शॉर्टकट में हम इसको
रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। एवोगाड्रो नंबर इसलिए कहा जाता है कि इटाली का एक साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने इस नंबर को मुहैया किया था कि हर एक मोल के अंदर जितने भी मोल, जितने भी एलिमेंट, जितने मॉलिक्यूल्स के उसने चेक किए, हर एक मोल के अंदर उसने इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पा लिए थे। ठीक है, और इसी चच्चा का नाम एवोगाड्रो था। तो इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस नंबर को हमने एवोगाड्रो नंबर उस चच्चा के नाम के साथ मुंसलिक कर दिया, उसके पीछे इसका नाम रख दिया। अब ये इसने कैसे किया, देखो ये 6.023 × 10⁻23 जो नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर मैं आपको कुछ एनालॉजीज दे दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितना बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना ले जो कि अब तक बन भी नहीं चुका है। ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसका स्पीड इतना हो कि वो 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन एटम्स को काउंट कर सकता है, शुमार कर सकता है। इतना स्पीड वाला तेज कंप्यूटर अभी तक बना नहीं है, हम बना ले क्वांटम कंप्यूटर। 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन एटम्स को, मतलब 1 करोड़ एटम्स को काउंट कर सकता है। और उस कंप्यूटर्स को छोड़े कि वो सिर्फ 1 मोल इस तादाद को, इस पार्टिकल्स को गिनना शुरू करे, तो वो कंप्यूटर भी इस 1 मोल के पार्टिकल्स को गिनने में 2 अरब साल लेगा। 2 बिलियन ईयर्स उस कंप्यूटर को भी लगेगा, जिसकी स्पीड 10 मिलियन एटम्स काउंटिंग पर सेकंड है। वो भी 2 बिलियन ईयर्स लेगा कि वो सिर्फ 1 मोल 6.023 × 10⁻23 इस पार्टिकल्स की तादाद को गिन सके। इतना बड़ा नंबर है ये। एक एनालॉजी और भी हम देख सकते हैं कि दुनिया जब से बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए, और अब तक जितना गला जो हम खाते हैं उसको बोया जा रहा है, काटा जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं, और गला बोया जा रहा है, काटा जा रहा है, हम खाए जा रहे हैं। तो दुनिया के स्टार्ट से अब तक जितना भी गला बोया गया, काटा गया, खाया गया, अब तक 1 मोल उनके एक पार्टिकल्स को अगर हम गिने, 1 मोल अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये इतना बड़ा नंबर है। अब एटम्स जाहिरी बात है बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हैरानी की बात यहां पर यह है कि इस एवोगाड्रो नंबर को इस एवोगाड्रो चाचा ने, इस साइंटिस्ट ने गिना कैसे, जब ये इतना मुश्किल है, इतनी बड़ी तादाद में ये पार्टिकल्स है। तो इस बंदे के साथ कौन से ऐसे जादुई ट्रिक्स थे, कौन सा इल्हाम कशफ इस पर होता था कि इसने इतनी आसानी के साथ इसको काउंट किया। तो यहां पर इसका जवाब है मैथमेटिक्स, द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। मैथमेटिक्स से हम इस तरह के इम्पॉसिबल काउंटिंग्स को पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि एक इंसान का दिल, साइंटिस्टों ने ये कैलकुलेट किया है, एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर, शब और रोज, एक शब रोज मतलब 24 घंटों के अंदर इंसान का दिल 1 लाख बार धड़कता है। तो ये आपके ख्याल में साइंटिस्टों ने किस तरह से कैलकुलेट किया होगा? क्या वो 24 घंटे इसके लिए बैठे होंगे और गिनते रहेंगे कि 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ 24 घंटे पूरे हो गए, 1 लाख बार धड़का, ठीक है चलो लिख लो? नहीं, उन्होंने ये काम 2 मिनट के अंदर किया था। किस तरह से? 1 मिनट के लिए अपना दिल का धड़कन, जो सेहतमंद नॉर्मल इंसान की बात मैं कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर उन्होंने अपने दिल का धड़कन वो काउंट कर लिया, गिन लिया कि कितने बार ये 1 मिनट में धड़कता है। फिर अगले मिनट में उसने कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में ये धड़कता है 70 बार या 72 बार। तो चलो 1 दिन के अंदर जितने मिनट्स होते हैं उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका जवाब आ जाएगा जो कि है 1 लाख। इसको हम कहते हैं काउंट। तो हम काउंटिंग्स के जरिए, मैथमेटिक्स के जरिए वो हम काउंट कर सकते हैं उन इम्पॉसिबल काउंट्स को जो हम खुद काउंट नहीं कर सकते। तो इस एवोगाड्रो में ये बहुत ही लंबी कैलकुलेशंस इसकी बनेंगी। मैं आपको सिर्फ, जो उनके स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है तो सिर्फ समझाने के लिए सिंपल अंदाज में बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस एवोगाड्रो ने लिया एक क्रिस्टल और उस क्रिस्टल का जो 1 मोल था उसकी लंबाई उसने मेजर की। ठीक है, क्रिस्टल को ले लिया, उसकी लंबाई को मेजर कर लिया।
अब इस 1 मोल के क्रिस्टल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको इन एक्सरेज के जरिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है ना, एक्सरे के जरिए डिफ्रैक्शन हम करते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस भी चेक करते हैं, मतलब पूरा पैटर्न चेक कर सकते हैं एक्सरेज के जरिए कि कौन सा आयन कौन सा एटम कहाँ पर है, इनके दरमियान फासला कितना है, एंगल क्या है, वो वगैरह आगे हम पढ़ भी लेंगे किस तरह से हम करते हैं। तो वो इस एवोगाड्रो ने देख लिया। अब इसको पता लग गया कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, वो इक्वल है। मतलब तमाम के तमाम पार्टिकल्स इस 1 मोल के एक सर से दूसरे सर तक इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, चलो ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है। अब इसने ये किया कि पहले इसके पहले वाले जो 2 पार्टिकल्स हैं इसके दरमियान जितना फासला है वो फासला मैयर कर लिया। अब जाहिरी बात है, देखो ये फासला फॉर एग्जांपल इसने ले लिया ए, पहले यहां पर ये पहले या दूसरे या बीच में जहां पर भी 2 पार्टिकल्स है उसके दरमियान जो फासला है उसको इसने मैयर कर लिया। और यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर ए लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल वो हुआ ए। अब इसको पता है कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी पार्टिकल्स है तमाम के दरमियान डिस्टेंस इतना ही है ए। तो जब इतना ही डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो फासला है बी, इस बी के साथ अगर इस ए को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इससे जो तादाद आएगा वो हमको यही दिखाएगा कि इस टोटल डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे। तो इसी तरह से इसने वो क्रिस्टल तकरीबन लिथियम का था। लंबे कंप्लेक्स कैलकुलेशंस है, इंशाल्लाह कर लेंगे कभी वक्त मिला। तो इस तरह से सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इस तरह से इस एवोगाड्रो, अल्लामा एवोगाड्रो साहिब ने एवोगाड्रो नंबर को 6.023 × 10⁻23 को मैयर कर लिया। बात यहां तक समझ में आ गई। अब कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस इस एवोगाड्रो नंबर के ऊपर। 2 इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर किसी एलिमेंट के मास ग्राम्स के अंदर कुछ मास हमें दिया गया है, उसको अगर उस एलिमेंट या मॉलिक्यूल के मोलर मास पर हम डिवाइड करेंगे 1 मोल के मास पर, तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दिखाएगा। और अगर ये पार्टिकल्स में है, चूंकि हम पढ़ चुके हैं मोल्स का डिफिनीशन 2 तरह से होता है, बाय नंबर एंड बाय क्वांटिटी। हुआ बाय क्वांटिटी इक्वेशन। बाय नंबर इस तरह से होता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं उसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर पर, तो ये आपके साथ आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 60 ग्राम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखो, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपको निकालना है। ठीक है, मास इन ग्राम्स चल रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी मोल्स 60 ग्राम दिया गया है, मोलर मास निकालना है आपको। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, ये है ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मोलर मास निकालो, NaOH। इसका मोलर मास क्या होगा, देखो सोडियम का है 23 प्लस ऑक्सीजन का है 16 प्लस हाइड्रोजन का है 1, तो इससे बनेगा 33 प्लस 6 39 प्लस 1 40। अगर ग्राम्स में हम ले लें तो 40 ग्राम्स होगा, AMU में लेते हैं तो 40 AMU होगा। यहां पर हम ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बात ग्राम्स की चल रही है। तो NaOH का मोलर मास वो हुआ 40 ग्राम। अब यहां पर कितने ग्राम्स है हमारे पास, वो दिया गया है 60 ग्राम्स। तो ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करो, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स जो कि है 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है 40। ठीक है, तो 60 को 40 पर आप डिवाइड करो कैलकुलेटर पर, आपके साथ आ जाएगा आंसर 1.5 मोल। तो इसका मतलब कि 60 ग्राम ऑफ NaOH ये 1.5 मोल के बराबर है। ठीक है मौलाना साहब, चलो एक दूसरा एग्जांपल उठाकर देख लेते हैं।
What is the mass of 0.5 moles of calcium carbonate? What is the mass of 0.5 mole of कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स लिए गए हैं, तो मास पूछना चाहते हैं कि इसका मास कितना होगा। सिंपल, ये वाला फार्मूला है, मोल्स मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। मास की बात चल रही है, ग्राम्स की, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोलर मास निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम है कैल्शियम 40 प्लस, ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, ठीक है। कार्बन है 12 प्लस, ऑक्सीजन है 16 और यहां पर है एटम 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 16। कैलकुलेटर से कर लो इसको, शाबाश। अच्छा जी, 100 ग्राम पर मोल, ये हुआ इसका मोलर मास। 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स, ठीक है। एएमयू में लेंगे तो 100 एएमयू होंगे, ग्राम्स में लेंगे तो 100 ग्राम्स होंगे। 100 ग्राम्स पर मोल, ये हुआ मोलर मास। अब चूंकि हमें मास चाहिए, देखो इस फार्मूले को अब हम इस तरह से लिखेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है, इस मोलर मास को हम यहां पर कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर डिवीजन में है, इक्विलिटी से इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगा। ये बन जाएगा मास इन ग्राम्स, अपनी जगह रह जाएगा, इज इक्वल टू, ये यहां पर आ गया तो ये हुआ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा। अब इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स हमको चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया गया है, वो है 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हमने निकाल लिया है, वो है 100। इससे आ जाएगा 50, तो 50 ग्राम्स आपके साथ आंसर हुआ। इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 50 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स वो दिए गए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेकर, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया गया है। तो आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक खुद कर लो, और इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी इसी तरह से हल कर लो दूसरे वाले फार्मूले के साथ। ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमन करना पड़ेगा। जहां पर भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो फिर मुझसे पूछ लेना, लेकिन पहले खुद से ये ट्राई जरूर कर लेना। अच्छा, ये एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, जो कि वो है हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन इज हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम्स ऑफ, क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का होता है ना, कॉपर सल्फेट वाइट कलर का होता है। पानी उसमें डाल दो, डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का बना लेगा, अगर रिएक्शंस कभी देखा हो इसका। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ये है कि हमारे पास है ये दो फार्मूले, एक है मोल्स मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हुआ एक। दूसरा है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखो हम क्या कहते थे इन दो फार्मूले को लेकर, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये है हमारे साथ कि वो हमसे मास मांग रहा है, ग्राम्स दिए गए हैं, कुछ मास मांग रहा है या नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है, लेकिन मोल और मास इन ग्राम्स की कंपैरिजन हो रही है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास इन ग्राम्स और मोल्स की।
और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और मोल्स की कंपैरिजन हो रही है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें मोल कितने हुए, या इतने मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है, यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जा रहा है, और दिया क्या गया है, मास इन ग्राम्स। अब क्या करोगे, मांगा ये जा रहा है और दिया ये गया है, तो ये है ट्विस्ट। अब आपको ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से, इस वाले से जो 125 ग्राम दिया गया है 125 ग्राम, इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल निकालोगे। नंबर ऑफ मोल एक बार निकल गया तो फिर यहां पर वो नंबर ऑफ मोल पुट करके, एवोगाड्रो नंबर पुट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे जो वो चाह रहे हैं, सिंपल से, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट .5H2O, ये हुआ, इसका है कॉपर का 64 प्लस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन का है 16, ऑक्सीजन है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस ये वाटर का है 18, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 16 18, और वाटर के मालिक्यूल्स खुद 5 है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 18। ये कर चुके हो ना, इस पर तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा तकरीबन 250 ग्राम्स, ग्राम्स में अगर हम ले तो बन जाएगा 250 ग्राम्स, एक मोल में इसका इतना मास होगा, इतने ग्राम्स होंगे, ये इसका मोलर मास हुआ, ठीक है। अब इसके मास इन ग्राम्स हमें दिए गए हैं 125, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स है 125 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास आ गया है 250। इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और वो नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 मोल। मोल बन गया। अब जो कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ आ गया, यहां पर हमसे वो मांग रहे हैं हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर देयर। भाई साहब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, हमें मोल्स का क्या करना है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। तो हम अब साइंटिस्ट तो हम खुद भी है ना, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे, कोई बात नहीं, हमको आता है जिस तरह से भी क्वेश्चन आप दोगे। तो ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम पुट कर देंगे 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आओ मैदान में, हम लिख कर बताएंगे, कैलकुलेट करके दे देंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांग रहा है, इसको यहां पर शिफ्ट करो, ये बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चूंकि यहां पर डिवीजन में है, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर जो आंसर आ रहा है वो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएगा, और वो होगा 3.011 multiplied by 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो आएंगे 125 ग्राम के अंदर। 125 ग्राम के अंदर कॉपर, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के 3.001 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आएंगे, ये हुआ आंसर। ये ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरह से आता रहेगा आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में, आपके पेपर में भी। ये लोग आपके दिमाग को जज करने के लिए जो पेपर बना रहे हैं, तो उनमें इस तरह के ट्विस्ट होंगे, ठीक है। इस ट्विस्ट से वो आपका कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट है या रट्टा लगाया है, सिर्फ फार्मूला याद किया है, तोते की तरह रट लिया है और बस देख लिया कि हाँ ग्राम्स है, मोल्स मांग रहे हैं, चलो सर ने तो बताया था ये फार्मूला इस्तेमाल करो, लगा लो, बस बता दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, मोल मांग रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला बता लो। तो ये कंसेप्ट उस तरह सा क्लियर कंसेप्ट नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ट्विस्टी क्वेश्चन होंगे और ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपका कंसेप्ट जज किया जाएगा, और इस तरह के ट्विस्ट से आप खुद अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे कि किस तरह से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, मास इन ग्राम्स निकालने हैं, कौन सा फार्मूला पहले कौन सा बाद में इस्तेमाल करना है, दोनों इस्तेमाल भी करने हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिए गए हैं आपके किताब के अंदर, वो मैं छोड़ चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ हल, ताकि आप उसके ऊपर खुद प्रैक्टिस कर लो, खुद कल आकर बताओ
जहाँ पर भी दिक्कत आ रही हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। अब